Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 9, जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। आज मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप नर्सिंग गुरुकुल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा एम्स पैरामेडिकल के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, जिसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। उसके अलावा आपको अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन करनी हो, उसके लिए भी आप हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर्स जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसके लिए अगर आपको मॉडल पेपर हमारे साथ मिलके सॉल्व करना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ वो जो है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले 2026 के टॉपर्स आप हो तो आप नर्सिंग गुरुकुल के साथ मिलके बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोग ने मेरे साथ पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो मैं आंसर्स, जो अगर राइट आंसर है क्वेश्चन का वो तो कराती हूँ, बट उसके अलावा जो ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत हैं या फिर उस ऑप्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ। क्योंकि क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे आज क्वेश्चन कुछ और आया हो बट आपके पेपर में जो ऑप्शंस इनकरेक्ट है उसमें से क्वेश्चंस बन के आ जाए। तो इसलिए हमें क्या है, एक पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से जितने भी ऑप्शन है, जितनी भी चीजें हैं उनको एसिमुलेट करके अच्छे से चलना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कैपेसिटेशन अकर्स इन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटेशन जो है वो कहाँ पे होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द राइट आंसर, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है बेटा हमारा कैपेसिटेशन होता है। होता क्या है कैपेसिटेशन, कि जहां पे जो स्पर्म होता है, ठीक है, जहां पे हमारा जो स्पर्म है वो कैपेबल बन जाता है, किस लिए कैपेबल बनता है, फॉर फर्टिलाइजिंग द ओवम। ठीक है, ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए जब स्पर्म कैपेबल जब बन जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। और बेटा ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब में। अगर मैं रेती टेस्टिस की बात करूं तो बेटा ये जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे कोई मैच्योरेशन या फिर कैपेसिटेशन नहीं होती। एपिडिडिमस की मैं अगर बात करूं बेटा तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो क्या करता है, मोटिलिटी को एक्वायर करता है, उसके अलावा मैच्योर होता है, बट कैपेसिटेशन यहाँ पे नहीं होती है। वास्ट डिफरेंस की बात करूं शुक्रवाहिका, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ एक पैसेज है। ठीक है, ये सिर्फ एक पैसेज है ताकि स्पर्म्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, कोई भी फंक्शनल चेंजेस जो है इसके अंदर नहीं देखे जाते। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल इज, तो हमें बताना है कि जो C3 चक्र होता है उसका पहला स्थिर उत्पाद क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 3PGA, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है, केल्विन साइकिल में बेटा जो हमारी C3 साइकिल होती है, CO2 जो है बेटा वो कंबाइन करता है RuBP के साथ। ठीक है, जब वो RuBP के साथ कंबाइन करता है तो वो एक इमीडिएटली ब्रेक डाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है 3PGA के। ठीक है, जो कि
हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेटा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की, तो बेटा ये बाद में बनता है, ठीक है, ये C3 साइकिल में लेटर बनता है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगर OA की बात करूँ बेटा, तो ये बेटा C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर मैं RUBP की बात करूँ तो बेटा ये आपने देख लिया यहाँ पे RUBP जो है हमारा CO2 एक्सेप्टर है, ना कि हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एलेन्स रूल अप्लाइज टू, ठीक है। एलेन्स रूल जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा एलेन्स रूल क्या कहता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के अंदर, उनके अंदर क्या होगा, सारी जितनी भी एक्सट्रीमिटीज हैं वो सब क्या होंगी बेटा, वो सब शॉर्ट होंगी, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो टेल्स हो, या फिर चाहे वो लिम्स हो, वो सब क्या होंगी बेटा, छोटी छोटी होंगी, ताकि हीट लॉस जो है वो कम से कम हो, ठीक है, हीट लॉस को कम करने के लिए करती है। और ये जो है मेनली किस लिए अप्लाई होता है, ये मेनली अप्लाई होता है एंडोथर्मिक एनिमल्स पे, ठीक है। एंडोथर्मिक एनिमल्स यानी कि जो भी हमारे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि कोल्डर रीजन्स में रहते हैं। डेजर्ट एनिमल की बात करूं बेटा, तो ये जो है ऑपोजिट एडाप्टेशन शो करते हैं, यानी लॉन्गर एक्सट्रेमिटीज शो करते हैं, यानी लॉन्गर ईयर, लॉन्गर टेल्स और लॉन्गर लिम्स, ठीक है, क्योंकि इनको हीट को लॉस करना होता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में रह रहे होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं मरीन फिशेस की, तो यहाँ पे बेटा एलन रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये एक्टोथर्मिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं अगर बात करूं एम्फीबियंस की, तो हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस भी हमारे एक्टोथर्मिक होते हैं, इसलिए जो हमारा रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है, फॉसिल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं किसके अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि ये जो रॉक है ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बाय स्लो डिपोजिशन, ठीक है, ये स्लो डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, जो कि अलाउ करता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेन्स, की जितने भी रिमेन्स हैं उनके प्रिजर्वेशन को ये अलाउ करेगा, ठीक है। इंजीनियस रॉक जो होता है वो क्या करते हैं बेटा, ये मोल्टन मैग्मा से बने होते हैं। मोल्टन मैग्मा से बने होने के कारण क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है वो फॉसिल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स की मैं अगर बात करूं, तो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं हीट और प्रेशर जो है वो इसको ऑल्टर कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा फॉसिल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉइल की, तो बेटा ये जो है फॉसिल्स को प्रिजर्व नहीं करता फॉर लॉन्गर जियोलॉजिकल पीरियड। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है सी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर लाइनिंग होती है बेटा यूट्रस की, ठीक है, जो कि क्या होती है, रिच होती है इन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो ये होती है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जब शुरू होती है, उस वक्त क्या करता है, ये थिक हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये सपोर्ट करता है। पेरीमेट्रियम की बात करूं बेटा, ये आउटर लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ यूट्रस। मायोमेट्रियम होती है मिडल लेयर, और एक्टोमेट्रियम तो बेटा कोई एनाटॉमिकल टर्म है ही नहीं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है सिलिकोसिस, ये हमारा राइट आंसर होगा। जब भी कोई ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि हमारा माइनिंग वगैरह का जो ऑक्यूपेशन होता है, उस वक्त सिलिका डस्ट की जब कोई अगर इनहेलेशन कर लेता है, उसको सूंघ लेता है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है, हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, वो होते हैं सिलिकोसिस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। एंथ्रेसिस की बात करूं बेटा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, हमसे पूछा है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है, ये ऑक्यूपेशन की वजह से, किसी व्यवसायिक की वजह से कौन सा श्वसन विकार होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम्फिसीमा की, तो ये जो है मेनली होता है स्मोकिंग से, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं एस्थमा की, तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स से जो है वो ट्रिगर करता है, बट लेकिन ये स्पेसिफिकली कोई ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। बैक्यूलो वायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो बैक्यूलो वायरस होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फेक्ट करते हैं इंसेक्ट को, उसमें भी स्पेसिफिकली लार्वा को, ठीक है, और अदर आर्थ्रोपोड्स को। ये जो है इवन हम इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। मैमल्स की मैं अगर बात करूं, बैक्यूलो वायरस मैमल्स को अफेक्ट नहीं करता। प्लांट्स की बात करूं तो ये प्लांट पैथोजेंस भी नहीं है। और फंजाई की अगर बात करूं तो ये फंजाई को भी अफेक्ट नहीं करता है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच सेल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ठीक है, कि कौन सी कोशिकाएं जो हैं, इन सभी को, हमारे जितने भी ये सेल्स हैं, कौन सी सेल्स जो हैं ये सब हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन को सिक्रीट करती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है मास्ट सेल्स, दैट विल बी द राइट आंसर। मास्ट सेल जो है वो क्या करती है बेटा, रिलीज करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को, जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में। ठीक है, एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में ये हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले करता है रोल। अगर मैं एजनोफिल्स की बात करूं तो बेटा ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व तो होता है, बट ये प्राइमरली सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, फिर मोनोसाइट्स की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में, ना कि इनको सिक्रीशन में हेल्प करता है इन सब्सटेंस की। लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो ये इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी के अंदर, यानी कि एंटीबॉडीज के लिए, सिक्रीशंस के लिए नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पिवट जॉइंट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। जो जॉइंट होता है बिटवीन एटलस, ठीक है, यानी C1 एंड एक्सिस यानी कि C2, ये अलाउ करता है बेटा रोटेशन ऑफ हेड। जैसे अगर मुझे ना बोलना हो तो मैंने ऐसे रोटेशन कर दिया, तो ये जो भी हमारा जॉइंट है इनके बीच में, ये क्या कहलाता है, पिवट जॉइंट कहलाता है। हिंज जॉइंट की बात करूँ अगर बेटा, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे कि हमारी एल्बो। ठीक है, अब सपोज बेटा मैं अगर अपनी एल्बो को ऐसे, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, एक ही जो इसका सिंपल डायरेक्शन है उसी में ये मूव करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट की, तो बेटा जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये मूव करता है स्लाइडिंग मूवमेंट में। स्लाइडिंग मूवमेंट जैसे कि बेटा रिस्ट बोन्स, जो हमारी रिस्ट की बोन्स होती हैं, ये रिस्ट की कलाइयों की जो बोन्स होती हैं, तो ये स्लाइडिंग मूवमेंट को अलाउ करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करूँ बेटा, तो ये जो है मूवमेंट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि शोल्डर की अगर मैं बात करूँ, शोल्डर की, कि ये जो हमारा शोल्डर है अगर मुझे इसे मूव करना हो तो ये क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शंस जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए 0, दैट विल बी द राइट आंसर। जो वाटर पोटेंशियल होता है बेटा प्योर वाटर का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो क्या होती है हमारी 0। और जितने भी सॉल्यूशन होते हैं जिनके लोअर या फिर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होती है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं, मतलब जितने भी हमारे सॉल्यूशंस है, पानी का तो हमारा 0 होगा, लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, 1 की मैं अगर बात करूं बेटा, ये कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू नहीं है। लेस देन 0 की बात करो तो ये सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है, और मोर देन 1 जो है वो भी हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है रोडोफाइसी, दैट विल बी द राइट आंसर। रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो हमारा स्टोरेज फूड मटेरियल होता है रेड एल्गी के अंदर। ठीक है, जैसे रोडोफाइसी हमारी। क्लोरोफाइसी की मैं अगर बात करूँ तो बेटा क्लोरोफाइसी का क्या स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टार्च होता है। पियोफाइसी की बात करूँ तो इसका होता है लेमिनेरियन एंड हमारा मैनिटॉल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइनोफाइसी की, तो ये जो है साइनोफाइसियन स्टार्च जो है इसे
स्टोर करता है। ठीक है बेटा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिकल सेल एनीमिया, क्वेश्चन नंबर 12। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कि किसका क्लासिक एग्जाम्पल है? तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, पॉइंट म्यूटेशन, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, ये जो है पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ये सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होगा जीन कोडिंग में फॉर हीमोग्लोबिन, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा अदर ऑप्शंस की, फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है, इसमें बेटा इंसर्शन होती है या फिर डिलीशन होती है। ठीक है, बट सब्सटीट्यूशन नहीं होती। ठीक है, और हमारे जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल एबिरेशन बोलूँ तो ये तो लार्ज स्केल पे जो भी क्रोमोसोमल चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। नॉन डिसजंक्शन अगर मैं बताऊं तो ये जो होता है, ये होता है एरर इन क्रोमोसोम सेपरेशन, कि अगर क्रोमोसोम को सेपरेट करने में कोई इशू आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी द राइट आंसर, एसिटाइल कोए। जो पायरोवेट होता है बेटा, पायरोवेट क्या करता है, कन्वर्ट, जो ग्लाइकोलिसिस से आता है हमारा जो प्रोडक्ट रहता है एंड प्रोडक्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, और वो क्या करता है, फिर एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर पायरोविक एसिड की बात करूँ, ये तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का वही है, ये कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सिट्रिक एसिड की बात करूँ तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है हमारा क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट की बात करूँ तो ये इंटरमीडिएट होता है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इन विच फाइलम इज द ट्रू सिलोम कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, कि ट्रू सिलोम जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट किस में होता है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है प्लेटीहेलमिन्थस, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं वो हमारे होते हैं एसिलोमेट्स। ठीक है, यानी कि जो ट्रू हमारा सिलोम होता है वो एब्सेंट होता है। एनालीड की बात करूं तो इसमें बेटा ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं। अर्थ्रोपोडा की बात करूं तो इसमें भी सिलोम प्रेजेंट होते हैं, ये रिड्यूस्ड होते हैं बट इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिलोम हेमोसील जो है वो प्रेजेंट होता है। मोलस्क की बात करूं तो इसमें भी हमारे जो सिलोम है वो प्रेजेंट होता है बट रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। फिर मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो हमारा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं टाइगर, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस एंड लायन, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होगा। टाइगर की बात करूँ तो बेटा टाइगर यहाँ पाया जाता है बट मेन कंजर्वेशन सिंबल नहीं है। ठीक है, एलिफेंट के लिए भी सेम बात है, और लायन के लिए जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। द वाइडली यूज्ड गैसियस प्लांट हार्मोन फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, इसे हम लोग गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, जो इथाइलिन होता है, एक गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को ये बेसिकली प्रमोट करता है, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, ये ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोट करता है, ना कि राइपनिंग। साइटोकाइनिन की बात करूँ तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की मैं अगर बात करूँ तो ये इन्वॉल्व होता है इन डोरमेंसी। ठीक है, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा फ्रांसिस क्रिक, दैट विल बी द राइट आंसर। सेंट्रल डोगमा जो होता है बेटा हमारा, कि डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है, ये प्रपोज की गई थी फ्रांसिस क्रिक द्वारा। वॉटसन की बात करूँ तो इन्होंने बेटा को डिस्कवर्ड किया था डीएनए स्ट्रक्चर को। ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन की बात करो तो इन्होंने एक्सरे का डिफ्रैक्शन
डेटा दिया था डीएनए के। और चारगफ की बात करो तो इन्होंने बेटा बेस पेयरिंग का रूल दिया था। आप लोगों ने सुना होगा A+T G+C=1, ये जो हमारा रूल है चारगफ रूल। अच्छा बेटा, आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई भी मॉडल पेपर कराती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन, 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ एक्चुअली, जो आपको मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होता है, और जो भी आपका स्कोर है वो भी आपको बताना होता है। जो भी बच्चे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से मेरे साथ मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उनका मैं अच्छे से, बिल्कुल आप कहते हो ना कि जितने भी आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हो, मैं सारी वीडियोस के कमेंट में देखती हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो है अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो लिख रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बेटा एक हम आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको यूट्यूब के जो भी ये वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आप इसे कर रहे हैं, आपको इसका आंसर पता है, तो आप लोग इसका आंसर जो है जरूर से जरूर दें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप कितनी सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और कितना ज़्यादा जो है आप स्कोर भी कर रहे हैं, और आप लोगों की जो रिविजन है उसके अंदर कोई मतलब और ज़्यादा किस टॉपिक से जो है कमी आ रही है निकल के, तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट ड्यूरिंग, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, लो पीएच यानी कि हाई एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे रिलीज हो रही है बहुत इजीली, ठीक है, मोर इजीली रिलीज हो रही है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कब होता है, जब हमारे लो पीएच रहेगा, या फिर हाई CO2 रहता है, और या फिर हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लो PCO2 की, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट कॉज करता है। हाई PO2 की बात करूं तो ये नॉट अ कॉज ऑफ राइट शिफ्ट, और लो टेम्परेचर की बात करूं बेटा तो ये जो है क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट कॉज करता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट हर्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन है बी, ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड वॉल्व। होता क्या है, जो पहला हार्ट का साउंड है जिसे हम बोलते हैं लब, वो प्रोड्यूस्ड होता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से, ठीक है, AV वॉल्व से जो है हमारा ये प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड मिट्रल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोज हो जाता है एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलूं, ये जो क्लोजर है ये प्रोड्यूस करता है सेकेंड साउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं डब, ठीक है। एओर्टिक वॉल्व की बात करूं तो बेटा ये पार्ट होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व का, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है हमारा डब साउंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं पल्मनरी वॉल्व की, तो बेटा ये भी सेमी ल्यूनर वॉल्व है, ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डब साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन रिमूवल, ठीक है, स्कैवेंजर, ये हमारा राइट आंसर आएगा। क्योंकि बेटा जो लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ये बेटा बाइंड कर जाता है, हमारा जो लेग हीमोग्लोबिन है वो बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और जिसकी वजह से लो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है किसके अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर। अब होगा क्या, ये जो है प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम जो हमारे हैं नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जो कि क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं, ये बेटा राइजोबियम से जो हमारा एक बैक्टीरिया होता है उससे हमारा ये होता है। एक्सप्रेशन ऑफ NIF जीन, जो एक्सप्रेशन जो होता है बेटा NIF जीन, वो रिलेटेड होता है बेटा बैक्टीरियल जीन से, ठीक है, ना कि प्रोटीन से। नोड्यूल डिफरेंशिएशन की बात करूं तो वो भी इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द मोस्ट कॉमन मेथड टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू प्लांट सेल इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बायोलिस्टिक जीन गन। ये जो है वाइडली यूज किया जाता है DNA को ट्रांसफर करने के लिए इनटू प्लांट सेल, और ये क्या होता है, इसको हम लोग शूट करते हैं DNA कोटेड पार्टिकल जो होता है इनटू
सेल, ठीक है। अब माइक्रो इंजेक्शन की बात करूं तो ये डिफिकल्ट होता है प्लांट सेल के लिए, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें तो ये यूज होता है, बट ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू जीन गन। हीट शॉक की बात करूं तो ये मेनली यूज होता है बैक्टीरिया के लिए, ना कि प्लांट के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तो एक मैं आपको दे चुकी हूँ, दूसरा आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ मैमेलियन आई द फोबिया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर, ठीक है, ये आपको आंसर मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा बाइकार्बोनेट आयन। बेटा अप्रोक्सीमेटली आप कह ले अबाउट 70% जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस इन ब्लड, ठीक है। डिजॉल्व सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो बेटा जो डिजॉल्व सॉल्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7% जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। 7% जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूं कार्बामीन हीमोग्लोबिन की, तो अराउंड 20 से 23% जो है ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्री CO2 की बात करूं तो ये कोई मेजर फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मायोसिस, ठीक है। तो जो हमारा एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, वो कौन से स्टेज पे रिक्वायर होता है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसकी जरूरत होती है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए पैकेटीन, वो हमारा राइट आंसर होगा। होता क्या है, पैकेटीन जो होता है, पैकेटीन स्टेज जो होता है प्रोफेज 1 का, वहां पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वहां पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो हेल्प करेगा एक्सचेंज करने में जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है पैकेटीन, वो हमारा राइट आंसर होगा। जाइगोटीन की बात करो बेटा, यहाँ पे साइनेप्सिस होती है, ठीक है, यानी कि पेयरिंग होती है, ना कि रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन की बात करूँ तो कियास्मेटा जो है वो विजिबल होने लगता है। और अगर डाइकाइनेसिस की बात करूँ तो ये फाइनल स्टेज होता है, ठीक है, आफ्टर मेटाफेज, बिफोर मेटाफेज 1, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा सीड बैंक, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड जो नेचुरल हैबिटेट से जो हमारा कंजर्वेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन। सीड बैंक जो है वो क्या करता है, सीड्स को स्टोर करता है अंडर कंट्रोलेबल कंडीशन। नेशनल पार्क की बात करो बेटा, ये इन सीटू कंजर्वेशन है। या फिर मैं अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये भी हमारा क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होती है। या फिर सैक्रेड ग्रूव की बात करूं तो ये भी हमारा क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर बी है, ऑप्शन बी, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, दैट विल बी द राइट आंसर। द अर्लीस्ट जो सेल्युलर लाइफ फॉर्म्स है वो ऐसा माना गया है कि 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अपीयर हुई थी। 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात करो तो ये बहुत ज़्यादा रिसेंट है, लाइफ इससे पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। 4000 की बात करूं तो बेटा ये जो है अर्ली है, क्योंकि अर्थ जो है इस टाइम पे फॉर्मिंग कंडीशन के अंदर स्टिल था। 4.5 की बात करूं, ये जो है एज ऑफ अर्थ है, ठीक है, ना कि लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। तो हमारा जो ऑप्शन बी है एम्ब्रियोसैक, दैट विल बी द राइट आंसर। एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियोसैक में, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात करूं तो बेटा ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं एम्ब्रियो की तो ये भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं ओव्यूल की तो बेटा ये तो वो स्ट्रक्चर ही है जो कि मेगास्पोर कंटेन करता है, ठीक है, मेगास्पोर ये कंटेन करता है।
not formed from it. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. इन अ लैक ओपेरॉन द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द, कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है किससे जुड़ता है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑपरेटर रीजन उससे जुड़ता है. जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है बेटा हमारा, रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड कर जाता है किससे, ऑपरेटर रीजन से, ताकि वो क्या कर सके, ब्लॉक कर सके ट्रांसक्रिप्शन को. ठीक है. प्रमोटर रीजन क्या होता है बेटा, यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज खुद बाइंड होता है. ठीक है, यहीं से तो हमें क्या करना है, इसको आगे ये फर्दर मूव कराना होता है. स्ट्रक्चरल जीन की बात करूं तो ये जो है कोड करता है फॉर प्रोटीन्स. ठीक है, कोड करेगा फॉर प्रोटीन्स, बाइंडिंग साइट नहीं है. रेगुलेटर जीन की बात करूं तो ये जो है प्रोड्यूस करता है किसे, रिप्रेसर प्रोटीन्स को. ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन्स को ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब हम करते हैं बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30. द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाय, तो हमारा जो ऑप्शन बी है जीएफ गॉस, गॉस ने हमारा ये एक्सक्लूजन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था. उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई दो स्पीशीज हैं, ठीक है, और वो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, तो वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनेटली. ठीक है, मैकर्थर की मैं अगर बात करूं तो इन्होंने नीश थ्योरी, जो नीश थ्योरी होती है उसके ऊपर इन्होंने काम किया था. इन्होंने जो है ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हमारा प्रिंसिपल है इसे इन्होंने नहीं दिया था. ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं बेटा डार्विन की, तो आप सभी को पता है जो डार्विन है बेटा उन्होंने दिया है हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ल्स एंड पर्ल, इन्होंने बेटा लॉजिस्टिक, हमारा जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी इन्होंने बात करी है. ठीक है, तो बेटा आज हमने सॉल्व किए हैं एम्स के मॉडल पेपर 9 के करीबन 28 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जो आपको मुझे यूट्यूब पे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है. एंड अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं. ठीक है, और उसके अलावा जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं या जो इससे पहले भी मॉडल पेपर्स हैं, सभी को आप लोग अच्छे से बाय हार्ट जो है सिंसियरिटी से सॉल्व करें, रिवाइज करें. एंड तब तक के लिए हम लोग ने आज कर लिया है मॉडल पेपर नंबर 9, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जहाँ पे हम करेंगे एम्स का मॉडल पेपर नंबर 10. तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से रिविजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है लगभग बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है. तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. और नर्सिंग गुरुकुल के जो ऐप है उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.